बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। मुझ पर भी सांप के डसने की वहशत सी तारी थी, लेकिन हैरत की बात थी कि मुझे अभी तक कुछ नहीं हुआ था सिवाय इसके कि सुई की चुभन अब भी महसूस हो रही थी। वो सांप। बिमला के मुंह से खौफजदा सी आवाज निकली। मैंने नीचे देखा। मेरा ख्याल था कि मेरे जोरदार झटके से उठने और बिमला के चीखने से वो कोबरा भाग गया होगा, लेकिन इस ब्लैक कोबरा को अपने पैरों के करीब देखकर मुझे फुरेरी सी आ गई। वो ब्लैक कोबरा जमीन पर पड़ा इस तरह ऐंठ रहा था जैसे इस पर तशन्नुज की सी कैफियत तारी हो। वो कभी बल खाकर बिल्कुल गुच्छा सा बन जाता और कभी लाठ की तरह बिल्कुल सीधा होकर अकड़ जाता, और फिर चंद सेकंड बाद ही वो बिल्कुल बेहिस्सो हरकत हो गया। वो खत्म हो गया था। बिमला और इंस्पेक्टर पांडे अब भी वहशतज़दा सी नजरों से 2-2.5 फुट लंबे स्याह कोबरा को देख रहे थे। इंस्पेक्टर पर तो इस वक्त कदरे वहशत तारी थी कि वो होल्स्टर पर से हाथ हटाना भी भूल गया था। वो कभी मुर्दा सांप को देख रहा था और कभी मुझे। बिमला की हालत इससे भी ज्यादा अबतर थी। इसकी आंखें खौफ की दहशत से फटी पड़ रही थीं। इसने एक मर्तबा मुर्दा सांप की तरफ देखा और फिर मुझे पकड़कर झंझोड़ दिया। तुम ठीक हो हिम्मत सिंह, तुम ठीक हो ना? वो चीखी। ओह, मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। इंस्पेक्टर पांडे भी दौड़कर करीब पहुंच गया और मेरा बाजू पकड़कर देखने लगा। मैंने भी अपने बाजू को देखा। जिस जगह सांप ने डसा था वहां खून का एक नन्हा सा कतरा चमक रहा था। मैं बिल्कुल अपने हवास में था। मुझे कोई तकलीफ नहीं थी सिवाय सुई की चुभन के एहसास के। बिमला मेरे बाजू को टटोल कर देख रही थी। फिर वो मेरे पूरे जिस्म को इस तरह टटोलने लगी जैसे इसे मेरे जिंदा होने का यकीन न हो। इंस्पेक्टर पांडे ने भी मेरे बाजू को टटोल कर देखा, फिर मुर्दा पड़े हुए सांप की तरफ इशारा करते हुए बोला, सांप मर गया, इसकी जिंदगी ही इतनी थी। मैंने इत्मीनान से जवाब दिया। इस वक्त तक मैं अपनी कैफियत पर काबू पा चुका था। जानदार को एक ना एक दिन तो मरना ही है। ये कुदरत का करिश्मा है। कोई भी जानदार अपनी जिंदगी से ना तो एक लम्हे ज्यादा जिंदा रह सकता है और ना एक लम्हे पहले मर सकता है। इस सांप का वक्त पूरा हो गया था, इसलिए ये मर गया। मगर ये स्याह कोबरा बहुत जहरीला होता है। इंस्पेक्टर पांडे बोला, इसका डसा तो पानी भी नहीं मांगता और इसने तुम्हें डसा था मगर ये खुद मर गया। ओह, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तो गोया सांप को नहीं, मुझे मरना चाहिए था। हाँ, इंस्पेक्टर ने सर हिला दिया। इसके मुंह से अल्फाज गालबन कतई गैर इरादी तौर पर निकल गए थे। फिर जल्दी से, मेरा मतलब है ये सांप बहुत जहरीला होता है। दोनों में से एक को तो मरना था। मैंने कहा, सांप मर गया और मैं बच गया। क्या तुम्हें मेरे जिंदा बच जाने की खुशी नहीं हुई? हुई, बहुत हुई। इंस्पेक्टर ने फिर सर हिला दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये जहरीला कोबरा तुम्हें डसने के बाद खुद कैसे मर गया। शायद मेरे खून में इससे ज्यादा जहर है। मैंने मुस्कुराकर कहा। हाँ, ऐसा ही लगता है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा। इंस्पेक्टर ने कहा और एक झाड़ी की सूखी हुई शाख तोड़कर इससे सांप को उठाकर कुछ देर उलट पलट कर देखता रहा, फिर इसे उछाल दिया। बिमला अब भी मेरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को टटोल रही थी। वो मेरे बाजू को दबाते हुए बोली, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही हिम्मत सिंह? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम क्यों परेशान हो? मैंने इसका कंधा थपथपाया और अपने बाजू को तकने लगा। खून का कतरा जम रहा था। इसके अलावा भी मेरे जिस्म पे मच्छरों के कांटे के बेशुमार निशान नजर आ रहे थे। मेरे जिस्म पर ऐसी कोई जगह नहीं थी और मच्छरों की को आजादी से खून चूसने का मौका मिल गया था, और मुझे यकीन था कि मेरे खून का जायका चखने वाला कोई भी मच्छर जिंदा नहीं बचा होगा। बिमला और इंस्पेक्टर पांडे अब भी गैर यकीनी नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे। इन्हें अब भी हैरत थी कि मुझे डसने वाला जहरीला कोबरा खुद कैसे मर गया और मैं जिंदा कैसे बच गया। और मैं पीछे अपने माजी में झांक रहा था। शाओलिन टेम्पल में तरबियत के दौरान में वो मंजर मेरी आंखों के सामने घूम गया जब मास्टर हैंगपाई मुझे और जानकी को सुबह सवेरे पहाड़ी पर योगा की मशक करवाया करता था, और एक रोज लेक्चर के बाद इसने एक थैले में से सांप निकालकर न्योले जैसे एक जानवर को डसवाया था, और वो जानवर 3 सेकंड से भी कम वक्त में तड़प तड़प कर खत्म हो गया। मास्टर हैंगपाई के कहने के मुताबिक वो सांप इस कदर जहरीला था कि इंसान को डस ले तो वो भी 2-3 सेकंड में खत्म हो जाएगा। और फिर मास्टर ने इस सांप से अपने आप को डसवाया था और वो जहरीला सांप 2 सेकंड से भी कम वक्त में अपनी जान से हाथ धो बैठा था, जिसका मतलब था कि मास्टर हैंगपाई के खून में इस सांप से 20 ज्यादा खतरनाक और सरीउल असर जहर मौजूद था, जिसने इस जहरीले सांप को भी आनन फानन खत्म कर दिया था। मुझे मास्टर हैंगपाई की बातें भी याद आ रही थी। इसने बताया था कि बाज जड़ी बूटियों में ऐसी तासीर पाई जाती
है जिनके खाने से दुनिया का कोई जहर असर नहीं करता, लेकिन ये जड़ी बूटियां भी एक खास तरीके से खुराक में शामिल करके इस्तेमाल की जाती हैं। इनका गलत इस्तेमाल जहर से ज्यादा खतरनाक साबित होता है। इस वाक़े के 2-4 दिन बाद ही मैंने अपनी खुराक में कुछ तब्दीली महसूस की थी। जायका बदला हुआ था, लेकिन चंद रोज बाद मैं इस जायके का आदी हो गया था। इन दिनों मैंने ये बात भी खास तौर पर नोट की थी कि हर खाने के बाद मास्टर लेशियान कम से कम 2 घंटे मेरे आसपास जरूर मौजूद रहता था और बार बार मेरी तरफ देखता रहता था। इन दिनों मैंने एक और बात भी नोट की थी। मैं और जानकी अगरचे इकट्ठे ही बैठकर खाना खाया करते थे, लेकिन खाने में एक आध चीज ऐसी जरूर होती थी जो सिर्फ मेरे लिए होती थी और जानकी को वो चीज खाने से मना कर दिया जाता था। और मेरे ख्याल में ये भी कोई गैर मामूली बात नहीं थी। बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट्स की कठिन प्रैक्टिस करने वाले लड़के आम तौर पर तवानाई हासिल करने के लिए कोई न कोई मखसूस और इजाफी खुराक खाते रहते थे। लड़कियां चूंकि ज्यादा रियाजत और मशक्कत नहीं करती थी, इसीलिए जानकी को मेरे हिस्से की वो खुराक इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया था। और अब इस जहरीले सांप के डसने और इसकी मौत के बाद मुझे यकीन हो गया था कि मुझे खुराक में वही मखसूस जड़ी बूटियां खिलाई जाती रही थी और जानकी को शायद इसलिए मना कर दिया गया था कि वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और आज मेरे खून में शामिल मास्टर हैंगपाई के इस तोहफे ने मुझे मरने से बचा लिया था। अगर मुझे वो जड़ी बूटियां इस्तेमाल न कराई गई होती तो इस स्याह कोबरा के बजाय मेरी लाश यहाँ पड़ी होती। इस वक्त सुबह के 7 बजे थे। सूरज तुलू हो चुका था। ये चूंकि खुली जगह थी, इसलिए सुबह की नरम और कोमल धूप यहाँ भी पहुँच रही थी। बिमला और इंस्पेक्टर पांडे अब भी गैर यकीनी सी नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे। बिमला तो मेरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को टटोलते हुए बार बार पूछ रही थी कि मुझे कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। क्या ख्याल है इंस्पेक्टर? मैंने इंस्पेक्टर पांडे की तरफ देखते हुए कहा। मैं मजीद कुछ कहना चाहता था, मगर वो बीच में बोल पड़ा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये तो चमत्कार हो गया। मैं इस चमत्कार की बात नहीं कर रहा, मैंने मुस्कुराकर कहा। मैंने तो पूछा था कि आगे चलना है या यहीं बैठे रहने का इरादा है। ओह, इंस्पेक्टर पांडे जुज़बुल सा हो गया। देवी जी तैयार हो तो हम चल पड़े। देवी जी को कौन सा श्रृंगार करना है? मैंने जवाब दिया। कोई दरिंदा इसका गोश्त खाते हुए ये नहीं देखेगा कि इसने चेहरे पर लेपा पोती कर रखी है या नहीं। इंस्पेक्टर पांडे ने हल्का सा कहकहा लगाया और बिमला मेरे सीने पर हल्के घूंसे मारने लगी। इंस्पेक्टर ने झुककर जमीन पर पड़ी हुई राइफल उठा ली। मैंने बिमला को अपने से अलग किया और हम टीला नुमा इस पत्थर पर मजीद ऊपर चढ़ने लगे और फिर बिमला एकदम चीख उठी। वो देखो इधर धुआं। इंस्पेक्टर पांडे और मैंने बेयाक वक्त इस तरफ देखा। दरख्तों में बहुत दूर सुरमई धुएं की लकीर उठती हुई नजर आ रही थी। जंगल में कहीं आग लग गई है शायद, पांडे बोला। ये जंगल में लगी हुई आग नहीं है। मैं अगर दरख्तों में आग लगी होती तो स्याह धुआं और गाढ़ा होता। ये सुरमई धुआं लकीर की सूरत में ऊपर उठ रहा है। इसका मतलब है कि इस तरफ इन दरख्तों में कोई खाना पका रहा है, या हो सकता है कि वो कोई शिकारी हो जिन्होंने वहाँ आग जलाई हो। तुम ठीक कह रहे हो हिम्मत सिंह। इंस्पेक्टर पांडे, वहाँ कोई बस्ती हो या शिकारियों की किसी पार्टी ने डेरा डाला हो। हमें इनसे रहनुमाई मिल सकती है, या कम से कम ये पता तो चल सकता है कि हम कहाँ पर हैं और हमें किसी आबादी तक पहुँचने के लिए किस तरफ जाना चाहिए। हम टीले की दूसरी तरफ उतरकर दरख्तों में इस तरफ चलने लगे जहाँ से धुआं उठते हुए देखा था। हम फिर गुंजान दरख्तों में दाखिल हो गए थे और बार बार ऊपर देख रहे थे, मगर इन दरख्तों की वजह से धुआं नजर नहीं आ रहा था। लेकिन हम अंदाजे की बिना पर इस हिम्मत में चलते रहे। तकरीबन पौन घंटा बाद हम खुली जगह पर पहुंच गए। वो बस्ती 12 झोंपड़ों पर मुश्तमिल थी। घास फूस से बने ये झोंपड़े एक दायरे की सूरत में थे। दरमियान में छोटा सा मैदान था जहाँ 3-4 नंग दड़ंग बच्चे खेल रहे थे। कोई मर्द या औरत दिखाई नहीं दे रहा था। झोंपड़ों के बीच में इस मैदान में एक जगह से एक लम्हे को रुके और फिर हम एक झोंपड़े के आगे से घूमते हुए सामने आ गए। बिमला ने मेरा हाथ पकड़ रखा, मेरे साथ जुड़कर चलने लगी। इंस्पेक्टर पांडे हमसे आगे था। झोंपड़े की दूसरी तरफ पहुंचकर हम रुक गए। झोंपड़े के सामने पत्थरों से बने हुए 2 चूल्हे आग रोशन थी और 2 औरतें बैठी रोटियां पका रही थी। एक औरत उधेड़ उम्र थी और दूसरी जवान। वो दोनों चूलियां और गागरे पहन रखे थे। दोनों की बाहों कलाइयों से लेकर बाजू के ऊपर तक प्लास्टिक की सफेद पीले रंग की चूड़ियां भरी हुई थी। जवान औरत ने हमें देखा तो अपने साथी से कुछ कहते हुए उठकर खड़ी हो गई। इसका गागरा तो पिंडलियों तक था, लेकिन चोली बहुत मुख्तसर थी। दूसरी उधेड़ उम्र औरत भी उठकर खड़ी हो गई और एक झोंपड़े की तरफ देखकर ऊंची आवाज में कुछ कहा। 2 आदमी एक झोंपड़े से निकल आए। दोनों जवान थे और दोनों ने धोतियां पहन रखी
रखी थी। एक के जिस्म पर मैला सा कुर्ता था, लेकिन दूसरे का बलाई हिस्सा जिस्म बिल्कुल बरहना था। औरतों की रंगत तो कदरे साफ थी, लेकिन मर्द तवे की तरह काले थे। इंस्पेक्टर पांडे आगे बढ़कर इनसे बातें करने लगा और मैं बिमला के साथ खड़ा इधर उधर देखता रहा। दो झोंपड़ों की पिछली तरफ खुली जगह पर नारियल का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था। आवाजें सुनकर कुछ और लोग भी झोंपड़ों से निकल आए। इनमें मर्द भी थे और औरतें भी। इनमें से बाज को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो आवाजें सुनकर नींद से बेदार हुए थे। इस दौरान में एक बूढ़ा आदमी भी एक झोंपड़े से निकलकर इंस्पेक्टर पांडे और दूसरे आदमियों की गुफ्तगू में शामिल हो गया और फिर थोड़ी ही देर बाद हमारे लिए एक झोंपड़ा खाली कर दिया गया। झोंपड़े में चटाइयां और इन पर मैले कुचैले से गद्दे बिछे हुए थे, जिनमें नारियल के छिलके भरे गए थे। तकरीबन 3 फुट तक ऊंची गारे की दीवार थी और इसके ऊपर लकड़ी की बल्लियों के साथ दरख्तों की शाखों और झाड़ियों को मिलाकर झोंपड़े को ऊपर तक मुकम्मल किया गया था। बिमला एक गद्दे पर लेट गई और इंस्पेक्टर पांडे बताने लगा कि ये झील कबीले के लोग हैं जो बरसों से इस जंगल में आबाद हैं। बस्ती के एतराफ में दूर दूर तक नारियल के दरख्तों की बहुतात थी और ये लोग नारियल जमा करके शहर में फरोख्त करते थे। यही इनका जरिया मुआश था। तकरीबन आधे घंटे बाद हमें नाश्ता या खाना दिया गया, मोटी मोटी रोटियां और बगैर दूध की चाय। नाश्ते के दौरान में इस बस्ती का बूढ़ा सरदार भी हमारे पास आकर बैठ गया था। सरदार के कहने के मुताबिक सारसिका शहर की तरफ जाने वाली सड़क यहाँ से कम 4 घंटों के फासले पर थी। इसने कहा था कि एक आदमी को हमारे साथ भेज दिया जाएगा ताकि हम जंगल में भटक न जाएं। खाना खाने के थोड़ी ही देर बाद बिमला गद्दे पर लेटकर सो गई। इंस्पेक्टर पांडे उठकर बाहर चला गया और मैं भी एक तरफ लेट गया। अब इत्मीनान हो गया था, इसलिए मैं भी कुछ देर आराम कर लेना चाहता था। दोपहर 1 बजे के करीब हमें जगाया गया था। हमारे लिए दोपहर का खाना भी तैयार था। हमने झोंपड़ों के पीछे बहने वाली नदी से मुंह हाथ धोया और खाना खाकर अपने सफर पर रवाना हो गए। बस्ती का एक आदमी हमारे साथ था जो तकरीबन 10 गज आगे चल रहा था। सरदार ने ठीक कहा था कि हम वाकई 4 घंटों बाद जंगल से निकलकर पुख्ता सड़क पर पहुंच गए। ये सारसिका से जयपुर की तरफ जाने वाली हाईवे थी। हमारे गाइड ने बताया कि सारसिका शहर वहां से बाएं तरफ तकरीबन 10 मील के फासले पर है। मेरे मुंह से एक गहरा सांस निकल गया। हम शहर की दूसरी तरफ तकरीबन 1 मील आगे जंगल में दाखिल हुए थे और अब 10 मील इधर जंगल से बाहर निकले थे। इस वक्त दोपहर के 5 बज रहे थे और इस गाइड को हमारे साथ ही शहर जाना था। इसने दूसरी सुबह अपनी बस्ती वापस जाने का फैसला किया था। हम जंगल में 4 दिन तक भटकते रहे थे। इस दौरान में मीलों का फासला तय किया था, लेकिन अब पुख्ता सड़क पर 10 मील का फासला तय करने की हिम्मत नहीं थी। बिमला सड़क के किनारे एक पत्थर से टेक लगाकर बैठ गई। जयपुर की तरफ से बसें आती रहती हैं। इंस्पेक्टर ने कहा कोई ना कोई बस इस तरफ आने वाली होगी और फिर तकरीबन आधा घंटा इंतजार करना पड़ा। जयपुर की तरफ से एक बस को आते देखकर इंस्पेक्टर सड़क के बीच में खड़ा हो गया। बस इसके करीब आकर रुक गई। ये महकमा सियाहत की बस थी जो जयपुर से अलवर की तरफ जा रही थी। इस बस को रात भर के लिए सारसिका ही में रुकना था। बस बहुत शानदार थी, तमाम सीटें भरी हुई थी। इसमें गैर मुल्की सियाह भी थे और हिंदुस्तानी भी। वो लोग अजीब सी नजरों से हमारी तरफ देख रहे थे। शायद वो ये समझ रहे हों कि पुलिस इंस्पेक्टर हमें गिरफ्तार करके ले जा रहा है। बिमला को तो 2 यूरोपियन औरतों ने अपने साथ सीट पर बिठा लिया और हमें खड़े ही रहना पड़ा था। 10 मील का फासला 10 मिनट से भी कम वक्त में तय हो गया। बस कोतवाली के सामने से गुजरी तो इंस्पेक्टर ने इसे रोक लिया और हम नीचे उतर आए। कोतवाली में कदम रखते ही मुझे अंदाजा हो गया कि हमारे बाद शहर में क्या सूरत हाल रही होगी। मैं और बिमला ज्यादा देर वहाँ नहीं रुके। इंस्पेक्टर पांडे ने हमें जीप पर हमारे गेस्ट हाउस की तरफ भिजवा दिया। जानकी, रूपमती और ठाकर बानोद सिंह हाट के बाहर लान में बैठे हुए थे। जीप इनसे चंद गज के फासले पर रुकी और मुझे और बिमला को जीप से उतरते देखकर वो तीनों उछल पड़े और कुर्सियों से उठकर हमारी तरफ लपके। हमारे मिलाप का वो मंजर बड़ा ही सनसनीखेज था। रूपमती और जानकी बिमला को गले लगा लगा कर रो रही थी। जानकी मुझसे लिपट कर रोने लगी थी। हम तकरीबन 5 मिनट तक वहाँ खड़े रहे और फिर हाट के अंदर आ गए। ये क्या हुलिये बना रखे हैं तुम दोनों ने? रूपमती ने बारी बारी हम दोनों की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हारी शर्ट और जूते बिमला, लंबी कहानी है, मैंने इसकी बात काट दी। फुर्सत में सुनाऊंगा। इस वक्त तो कोई हमें चाय पिला दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं चाय बनाकर लाती हूँ। जानकी उठकर किचन की तरफ दौड़ गई। बिमला ने सोफे पर लेटकर आंखें बंद कर ली थी। वो बहुत थक गई थी। 15-20 मिनट बाद जानकी सब के लिए चाय बनाकर ले आई। बिमला भी उठकर बैठ गई और फिर चाय के दौरान मैं इन्हें अपनी राम कहानी सुनाता रहा। यहाँ की क्या सूरत हाल रही। मैंने खामोश
होकर सवालिया निगाहों से ठाकर की तरफ देखा। तुम्हारे जाने के बाद तो यहाँ भौचाल आ गया था। ठाकर ने कहा, डिप्टी कमिश्नर पुलिस पार्टी को जंगल में भेजने को तैयार नहीं था। मैंने जयपुर आईजी को फोन कर दिया और फिर इसके हुक्म पर एक पुलिस पार्टी इंस्पेक्टर विनोद पांडे की क़यादत में जंगल की तरफ भेज दी गई। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, परसों शाम 3 पुलिस वाले जख्मी हालत में जंगल से बाहर आए तो शहर में खुलबली सी मच गई। इसी शाम 20 अहलकारों पर मुश्तमिल एक और पुलिस पार्टी को जंगल में भेज दिया गया। असलहे से लैस होने के अलावा इनके पास टार्चें भी थीं। वो लोग कल तकरीबन इसी वक्त चंद लाशें लेकर वापस आ गए। इनमें 4 लाशें इन पुलिस वालों की थी जो इंस्पेक्टर पांडे की टीम में शामिल थे। बाकी लाशें गंगोली चौधरी के साथियों की थी, जिनमें एक औरत और चित्रा की लाश भी थी। आज सुबह सवेरे एक पार्टी भेजी गई है, शाम तक ही इसके बारे में पता चलेगा। यहाँ की सूरत हाल का कुछ पता चला? मेरा मतलब जिस काम से हम यहाँ आए थे इसमें कोई पेशरफ्त हुई या नहीं? मैंने ठाकर के खामोश होने पर सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। हम यहाँ बलवंत सिंह और दारा की तलाश में आए थे, मगर 1.5 हफ्ता गंगोली चौधरी के चक्कर में निकल गया था। गंगोली चौधरी की कहानी खत्म हो गई थी, लेकिन मुझे लगता था कि हम अभी वहीं खड़े थे जहाँ से चले थे। हम जब से यहाँ आए हैं इसी हंगामे में उलझे हुए हैं। दूसरी तरफ तवज्जो ही नहीं दी जा सकी, लेकिन ठाकर कहते कहते रुक गया और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, उड़ती उड़ती ये खबर सुनने में आई थी कि एक औरत को क्रोपने के सिलसिले में तहकीकात के लिए पुलिस जब दूरपुर पहुंची तो गांव के लोगों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया, जिससे 2 पुलिस वाले जख्मी हो गए थे। इस तरह पुलिस पार्टी को वापस आना पड़ा और सुनने में आया है कि 4 दिन पहले जिस रोज तुम नारायण के साथ जंगल में गए थे, इसी रोज एक पंडित अपने 2 चेलों के साथ धूलपुर पहुंच गया था। इसी गांव के लोगों को पुलिस के खिलाफ भड़काया था और लोगों के दिलों में ये बात बिठा दी थी कि औरत को सती करना इनके मजहबी रस्म है और किसी को मजहबी रसूमात पर पाबंदी लगाने का कोई हक नहीं है और वो इस पाबंदी को कबूल नहीं करेंगे। ये बात भी सुनने में आई कि वो पंडित अपने आप को विदेशी साधु कहलाता है। विदेशी साधु? मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। आगे कोई सवाल मत करना, ठाकुर बोला, इसलिए कि मैं इसके बारे में कुछ मालूम नहीं कर सका, मौका ही नहीं मिला। अब कल सबसे पहले यही काम करेंगे। अब कोई और मौजू शुरू करने से बेहतर है कि तुम दोनों जाकर अपनी हुलिये दुरुस्त करो, रूपमती ने कहा और मेरी तरफ देखते हुए बोली, लगता है जंगल में मच्छरों ने तुम्हारे खून पर खूब दावतें उड़ाई हैं। तुम्हारा पूरा जिस्म सुर्ख दानों से भरा हुआ है। एक और बात बताऊं दीदी? बिमला एकदम सीधी होकर बैठ गई। मैंने घूर कर देखा तो बिमला आगे कुछ न बोल सकी, इसका मुंह लटक कर रह गया। तुम शायद कोई खास बात बता रही थी, चुप क्यों हो गई? रूपमती ने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। हिम्मत सिंह ने एक सांप भी मारा था, इसे हाथ से पकड़कर जमीन पर पटक दिया था। मैं तो डर गई थी। बिमला ने बात बना दी और फौरन ही वहाँ से उठ गई। मैं तो नहाने जा रही हूँ, कई रोज इन वैश्यों में रही हूँ, घिन आ रही है अपने आप से। वो रूपमती वाले कमरे में चली गई। तुम भी अपना हुलिया बदल लो साधु महाराज, जानकी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैं भी उठकर अपने कमरे में आ गया और दरवाजा बंद करके पहले बैग से कपड़े निकाले और फिर बाथरूम में घुस गया। आईने में अपने आप को देखते ही मैं उछल पड़ा। जानकी ने मुझे साधु कहकर कोई गलती नहीं की थी। मेरा हुलिया वाकई आवारा गर्द साधुओं जैसा था, बिखरे हुए गर्द आलूद बाल जिनमें चंद तिनके भी फंसे हुए थे, 3-4 दिन का बड़ा हुआ शेब और सुर्ख आंखें। मैं अपनी ये हालत देखकर मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका था। मैं तकरीबन आधे घंटे तक शावर के नीचे खड़ा रहा और जब कपड़े बदल कर बाहर आया तो हाल में कोई भी नहीं था। मैं हाट से बाहर आ गया। जानकी लान में अकेली बैठी हुई थी। मैं भी इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। कहाँ चले गए ये लोग? मैंने पूछा। रूपमती और ठाकुर बाजार गए हैं, अस्पताल से होते हुए खाना लेकर आएंगे और बिमला अभी तक बाथरूम में ही घुसी हुई है, जानकी ने जवाब दिया। अब तुम बंदे के पुत्र लग रहे हो, मगर शेव क्यों नहीं बनाया? मूड नहीं हो रहा था, मैंने जवाब दिया। क्या तुम एक कप चाय पिलाना पसंद करोगी? मेरा ख्याल है कि जंगल में गुजरने वाले 1 हफ्ते की कसर तुम एक ही दिन में निकाल लेना चाहते हो, जानकी ने कहा और उठकर अंदर चली गई। तकरीबन 15 मिनट बाद वो ट्रे उठाए बाहर निकली तो इसके साथ बिमला भी थी। इसने फ्लैपर और सेलोलेस सुर्ख ब्लाउज पहन रखा था। वो मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई और मैं पलक झपके बगैर इसकी तरफ देखता रह गया। इस वक्त वो बेपनाह हसीन लग रही थी। कहाँ खो गए साधु महाराज? मैं आपके लिए काफी बनाकर लाई हूँ, इसके बाद आप चाय की तलब महसूस नहीं करेंगे, जानकी ने ट्रे मेज पर रखते हुए कहा। और वैसे ध्यान दो तो हम भी पड़े हैं राहों में। जानकी की आवाज ने मुझे चौंका दिया और मैं संभल
कर बैठ गया। इसके अल्फाज और लहजे में हल्का सा तंज था जिसे मैंने भी महसूस किया था और बिमला ने भी, लेकिन ना तो बिमला ने और ना ही मैंने इसका जवाब देना मुनासिब समझा। मैंने एक मग उठा लिया। पहली चुस्की लेते ही मैं उछल पड़ा। काफी तेज और खुश जायका थी। काफी की चुस्कियां लेते हुए हम जंगल में पेश आने वाले खूनी वाकयात के बारे में भी बातें कर रहे थे। सुना है डाकुओं के साथ एक औरत की लाश भी मिली है। वो कौन थी? जानकी ने पूछा। गंगोली चौधरी की रखेल क्रोशा, मैंने जवाब दिया। गंगोली चौधरी ने 2 साल पहले इसे एक गांव से अगवा किया था और अब गालबन क्रोशा से इसका जी भर गया था, इसीलिए इसने बिमला को रोक लिया था और ये क्रोशा ही थी जिसने बिमला को इस वैशी की दोस्त बुर्द से बचाए रखा था। हैरत है डाकुओं की साथी को किसी दूसरे से इतनी हमदर्दी। जानकी बोली। वो डाकुओं की साथी नहीं थी, वो तो इनके चुंगल में फंसी हुई थी, मैंने कहा और क्रोशा के पास मंदिर के बारे में बताने लगा। अगर क्रोशा हमारा साथ न देती तो हम इन वैश्यों के चुंगल से नहीं निकल सकते थे। या तो इन्हीं के हाथों मारे जाते या क्रॉस फायरिंग में पुलिस की गोलियों का निशाना बन जाते। हमने कोशिश तो की थी कि क्रोशा को वहाँ से निकाल लाते, लेकिन इसे हमारी फिक्र थी। वो चाहती थी कि हम किसी तरह वहाँ से निकल जाएं। वो बेचारी भी चौधरी के हाथों मारी गई और मुझे इसकी मौत का अफसोस रहेगा। चौधरी के हाथों? जानकी ने हैरत से मेरी तरफ देखा। गंगोली चौधरी इंसान नहीं, वैश्य था, दरिंदा। मैंने कहा। इसने अपने कम से कम 3 आदमियों को तो मेरे सामने मौत के घाट उतार दिया था। इनमें एक का कसूर ये था कि इसने बिमला का बोसा लेने की कोशिश की थी, जबकि वो बिमला को अपनी मलकियत समझ चुका था। और क्रोशा को इसने महज इसलिए छलनी कर दिया था कि इसने हमें वहाँ से भागने में हमारी मदद की थी। और मुझे अफसोस ये हुआ कि मैं इस वक्त क्रोशा की कोई मदद नहीं कर सका, लेकिन बहरहाल मैंने गंगोली से इसकी मौत का बदला ले लिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।